ठीक है, अपना अपना उद्देश्य बता दो। तो ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का उद्देश्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, वो भी अच्छी चीज है। अब एक बात बता दो कि है ना, अपन वकील भी बनना चाहते हैं जो लोग, कैसे वकील बनना चाहते हो? क्या भीड़ बनना चाहते हैं अपन लोग? एक अच्छे वकील बनना, तो है ना, देखो पद कोई विशेष चीज नहीं है पद हासिल करना। आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओ, एडीजे बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज नहीं है। उस पद को मेंटेन करना बड़ी बात है, उसकी मर्यादा रखना बड़ी बात है। और वो सब काय से आएगी? ज्ञान से आएगी। अपन लॉ फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, विधि का क्षेत्र है, और सभी लोग, सारा समाज अपन को ये देखता है कि वकील साहब सामने खड़े होंगे तो उनको सम्मान अलग ही मिलेगा। तो वकील साहब को अपने सम्मान को बचा के भी रखना पड़ेगा। तो अपना मेन ऑब्जेक्ट होता है कि क्या ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कि मैं सबसे पहले इसी के एक्ट को उठा लूं, इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले इसका नाम था भारतीय दंड संहिता 1860। तो सबसे पहले यहीं से चालू करते हैं कि इसका नाम भैया भारतीय न्याय संहिता ही क्यों रखा, और कुछ रख देते। हाँ ठीक है, पहले जो बनाया था वो कानून लॉर्ड मैकाले के समय का था, पुराना कानून था, 1860 का था। उस समय हमारा देश गुलाम था, तो वो गुलामी वाले कानूनों को हटाना था। पूछो। बहुत अच्छी बात है, ये भी एक पर्पज रहा था। ठीक है, जो विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें एक पर्पज ये भी रखा गया था कि उसका उद्देश्य क्या था? दंड देना, और इसका उद्देश्य क्या था? न्याय दिलाना। तो भारतीय लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये संहिता बनाई गई सन 2023 में। अब इसके आगे आप जाओगे तो ये देखना, इसमें लिखा है क्रमांक 45 सन 2023। ये क्रमांक 45 क्या है भैया? एक्ट का नंबर है। तो यह जैसे कि ये बुक्स आई आई ये बुक्स लगी हैं सारी सेल्फ में, आ जाओ। तो सबको क्या किया गया है? एक नंबर दे दें अपन, तो क्या होगा? इससे उसको ढूंढना, उठाना आसान हो जाएगा। तो मैंने तुमसे बोला कि 45वें नंबर पे आईपीसी की किताब रखी है, बीएनएस रखी है, तो तुम जाके आसानी से क्या करोगे? उसको उठा लोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो तुम मुझसे प्रश्न पूछोगे कि बीएनएस किस नंबर पे रखी है। तो इसको नंबर देने का भी एक उद्देश्य है। अब दूसरा अगला प्रश्न उठता है कि 45 नंबर क्यों दिया? भैया एक दे देते, दो दे देते, चार दे देते, 44 दे देते। तो ये 45वें नंबर का एक्ट है। ठीक है, तो सबको एक क्रम संख्यांक दिया जाता है। अब इसके नीचे जाके देखोगे तो लिखा है 25 दिसंबर 2023। तो अब अपन को ये देखना है कि 25 दिसंबर 2023 लिखा क्यों है, ऐसा क्या कारण था? हाँ, तो ये प्रथम बार गजट नोटिफिकेशन से स्वीकृति होने के बाद ये प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था 25 दिसंबर 2023 को। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो अपन को हर चीज को है ना पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना। तो सबसे बड़ी समस्या लॉ फील्ड में मैंने देखी है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों को पढ़ना नहीं आता। पढ़ना सीखोगे तब इंटरप्रिटेशन सीखोगे, पहले तो पढ़ना ही सीख लो। तो जिसकी नर्सरी कमजोर है तो उसकी आगे की एजुकेशन कैसी रहेगी? वीक रहेगी। कुछ का कुछ इंटरप्रिटेशन करके सारी चीजों को बदल देगा, क्योंकि इसमें सारी बातें कही गई हैं तो तुम देखना बड़ी संक्षिप्त में दी गई हैं। उनको डेस्क्राइब करके विश्लेषण करें तो बहुत लंबा होता चला जाता। तो जो चीज संक्षिप्त में लिखी हुई है उसको प्रॉपर पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे आगे जाके देखेंगे तो इसमें के उद्देश्य का दिए, और नीचे उतरेंगे तो उस उद्देश्य का को अगर मैं पढ़ के बताऊं आपको, तो अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन
और संशोधन करना तथा उससे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। अब अपराधों से संबंधित उपबंधों को समेकन करना, समेकन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। तो अपराधों से संबंधित जितने प्रोविजंस थे उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है, किसमें? भारतीय न्याय संहिता 2023 में। तो पहला उद्देश्य तो हमको यहीं से समझ में आ गया कि भैया भारतीय न्याय संहिता बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो अपराधों से संबंधित जितने प्रोविजंस थे उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है इसमें। आ गया समझ में? अब आगे जाके अपन देखेंगे, फिर लगा दिया ना और कब लगता है? जब दो चीजों को या तीन चीजों को आपस में जोड़ना है। तो अपने यहाँ ये बहुत बड़ी चीज है। और के लिए क्या बोलते हैं देखना, उठा के देखना, यहाँ एंड लिखा है। अब एक और का मतलब क्या होता है? और का मतलब अथवा भी होता है। अथवा जब दो चीजों के बीच में लगाया जाता है तो इसको बोलते हैं वैकल्पिक, या तो ये या तो ये। कल मैं मेरी वाइफ से चर्चा कर रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से चर्चा करते समय इतना सा बोला कि मैंने देखा कि लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनकी भाषा पर कमांड नहीं है। ना तो हम प्रॉपर हिंदी जानते हैं, ना प्रॉपर इंग्लिश जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज पे हमारी प्रॉपर कमांड नहीं है। और जब हमारी भाषा ही त्रुटिपूर्ण होगी तो हम अशुद्ध पढ़ेंगे और अशुद्ध लिखेंगे। और लॉ में तो भाषा पे कमांड होना बहुत जरूरी है भाई, कि कहां और लगता है, कहां अथवा लगता है। अब इस पे एक बोल लिखा है, इसी को पढ़ लो जरा। अध्ययन से दृष्टि मिलती है, दृष्टि से तर्क और तर्क से न्याय। या क्या मिस्टेक है, कोई पढ़ के बता सकता है? तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसको पढ़ना कैसे चाहिए था? अध्ययन से दृष्टि मिलती है, कौमा। तो यानी ये क्या कह रहा है? कौमा, यहां से मोड़ आ गया भैया। तो कौमा आपको क्या सिखाता है? कि यहां से मोड़ आ गया। अब मोड़ आगे अगली चाली यहां से चीज चालू हो गई, दृष्टि से तर्क। तो दृष्टि काय को जन्म देती है? तर्क को देती है। यहां से फिर एक मोड़ आ गया, फिर अगली लाइन चालू हो गई। तो इनने ये फुल स्टॉप लगा दिया, यहां से इस चीज को क्या कर दिया? रोक दिया। तो ये पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि व्याकरण पे कमांड होना बहुत जरूरी है भैया। चाहे इंग्लिश की ग्रामर हो, चाहे हिंदी की ग्रामर हो। ये अपनी ये व्याकरण अपन कब पढ़ लेते हैं? बचपन में पढ़ लेते हैं। अब शुरू की क्लासों को ये अपन ने किस उद्देश्य से पढ़ा? भैया मैं तो एलकेजी पास करनी है, यूकेजी करनी है, 10th पास करना। तो अपना गोल और लक्ष्य क्या रहा? हमेशा एग्जाम को पास करना। इसलिए अपन लोग भटक गए। शिक्षा का महत्व केवल है ना पद लेना, नौकरी लेना नहीं होता। शिक्षा दिखनी चाहिए हर जगह की व्यक्ति शिक्षित है, और शिक्षा ही आपको सम्मान दिलाती है। पद आपको कभी कोई सम्मान नहीं दिलाने वाला। वो जो व्यक्ति एजुकेटेड होगा वो अलग दिखेगा कि ये व्यक्ति एजुकेटेड है, क्योंकि इसकी कमांड अलग ही दिखेगी। सूरज के प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, उसमें ताकत होती है, बादलों को चीर फाड़ के आगे चला जाता है। तो आप अच्छे वकील बनो या कोई एडीपीओ बनो या सिविल जज बनो, तो लगना चाहिए कि भाई बंदा एजुकेटेड है। पहले तो ये लगे, ज्ञान तो आगे की बात है। तो जिसको हम शिक्षा कहते हैं वो मुझे शिक्षा दिखाई कहीं नहीं देती, क्योंकि आपकी शिक्षा ही बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए हमको देखना कि हर चीज में कठिनाइयां आती हैं। तो अपनी नींव कमजोर है, तो मेरा उद्देश्य है कि पहले सबसे पहले नींव मजबूत करो, तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन ने देखा अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन करना, यानी अपराधों से संबंधित जितने प्रोविजन थे उनको एक जगह इकट्ठा किया और संशोधन करना। अब इकट्ठा तो कर लिया एक जगह, आगे जाके परिस्थितियों में परिवर्तन आता है तो कानून में संशोधन भी किए जाते हैं। पहले अपन ने देखा था कि साइबर लॉ पहले नहीं था, अब नए नए तरह के अपराध घटित होने लगे, तो इसमें संशोधन करने की भी जरूरत पड़ेगी आगे जाके। तो उनने बता दिया कि इसमें संशोधन आप कर सकते हो, क्योंकि इनकी उद्देश्यका में इनने इस बात को लिख दिया कि आप इनको संशोधित कर सकते हो। तथा उससे संबद्ध, संबद्ध का अर्थ क्या होता है? जोड़ना।
तो उससे संबद्ध या उससे आनुषांगिक, आनुषांगिक का मतलब समझते हो आप लोग? पुंछुल्ला समझते हो? पतंग उड़ाई है कभी? पतंग में पीछे पुंछुल्ला लगा रहता है। कभी सप्लीमेंट्री वप्लीमेंट्री आई किसी की? अनुपूरक। अच्छा ये बात बता, सप्लीमेंट्री कॉपी तो लगाई होंगी सबने एग्जाम में, तो वो क्या होता है? वो अनुपूरक कॉपी लगा रहता है, उस पर पढ़ना तुम। आनुषांगिक का मतलब क्या होता है? पीछे से पुंछुल्ला लगा देना, यानी किसी चीज को उसमें जोड़ देना। अब आनुषांगिक विषय इसमें कौन से हैं? तो एक मिसलेनियस चैप्टर हर बुक्स में मिल जाएगा आपको, इसमें भी मिला होगा। उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्ण उपबंध। समझते हो? मिसलेनियस का लिखा रहता है, इस बैरेक्ट में भी होगा एक ना एक चैप्टर। तो ये मिसलेनियस की जरूरत क्या पड़ती है? जैसे कि इस रूम को मैं डेकोरेट करूं, तो सबको मैंने नंबर से डेकोरेट करना चालू कर दिया, तो कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको रखना समझ में नहीं आ रहा यार, इसको कहां जमा दें। तो अपन एक काम करते हैं, एक काम कर दो, अपन घर में बोल देते हैं इनको साइड से उठा के रख दो, जब दिमाग में आइडिया आएगा तो इनको जमा देंगे। जैसे कि आप खाना भी बनाते हो तो सब्जी में सब नमक को अपन पहले डिब्बे को अलग रख लेते हैं, बाकी मसालों को तैयार कर लेते हैं, सब्जी वगैरह काट के तैयार कर लेते हैं कि भैया जब बाद में आनुषांगिक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो नमक डाल लेंगे। समझ रहे हो ना चीजों को? तो आनुषांगिक क्या होता है ये समझो। आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम। तो हमको अब इसकी उद्देश्य का अच्छे से समझ में आ गई। अपराधों से संबंधित जितने प्रोविजंस होंगे उनको एक जगह इकट्ठा करना, उनमें अमेंडमेंट करना यानी संशोधन करना, तथा उससे जुड़े हुए या उससे आनुषांगिक विषयों के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य हमको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। तो जैसे कोई मूवी देखने जाते हो, जब तक है ना मूवी भी है ना मजा नहीं आएगा मूवी में, जब तक तुम डायरेक्टर का उद्देश्य ना समझो कि इस डायरेक्टर ने ये मूवी किस उद्देश्य से बनाई है। भाई अगर उद्देश्य पकड़ लिया तो मूवी समझ में आ जाएगी, और उद्देश्य नहीं पकड़ पाए तो 3.5 घंटा बेकार चले गए, मूवी सर के ऊपर से चली जाएगी। तो उद्देश्य सबसे मेन चीज है। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपका उद्देश्य क्या। और सब चीजों के पीछे एक उद्देश्य है। अगर हमने जन्म लिया मनुष्य जन्म, तो इसके पीछे भी उद्देश्य है। तो प्रकृति के हिसाब से चीजों को पकड़ना और पढ़ना चालू करना। तो मैं केवल आईपीसी की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन के हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं जिनसे तुमको चीजें आसान लगने लगेंगी। किसी भी बुक्स को पढ़ लेना। मैं अपने आप से कहता हूं कि मुझे कोई सी भी बुक्स कानून की लाके दे दो, मैं पढ़ के बता दूंगा इसमें क्या लिखा। चाहे तो मुझे अध्यात्म की पुस्तक दे देना, चाहे फिलोसफी का मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, दर्शन शास्त्र दे देना। जिसको पढ़ना आ गया ना वो सब चीजों को पढ़ लेगा, और पढ़ना नहीं आया तो सब जगह परेशानियां क्रिएट हो रही होंगी, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता अभी। तो भैया ये तो हमें इसका उद्देश्य समझ में आ गया। अब अगली लाइन में लिखा है भारतीय गणराज्य के 14वें वर्ष में। तो भारत कब गणराज्य हुआ था भैया? 26 जनवरी 1950। तो भारतीय गणराज्य के 14वें वर्ष में, तो 26 जनवरी 1950 में 14 और जोड़ दो। हाँ 74वें वर्ष में। तो भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में, तो देखना ये 2023 तो नहीं बन गया? बन गया। संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अधिनियमित को बोलते हैं एक्टेड होना। तो भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। तो ये क्या लिखा है? निम्नलिखित रूप में। इसका रूप कहां अब होगा? चालू अध्याय 1 से। तो ये जिस फॉर्मेट में बना है, जहां से अपन पढ़ना चालू करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या आ गया समझ में? तो अब यहां से इसका रूप बताया गया। तो अध्याय 1 से इसका रूप चालू होगा। अब मैं तैयारी के लिए बोलता हूं कि सबसे पहले किसी चीज को आसान बनाना सीखो। किसी भी चीज को आसान बनाना सीख गए ना, तो चीजों को पढ़ना सीख जाओगे और हर चीज सिंपल लगने लगेगी। कठिनाइयां कहां आती हैं? कठिन चीज को कठिन देखने लगते हो। अब अपन यहां से देखें कि निम्नलिखित रूप में अधिनियमित तो अब अपन यहीं से तैयारी एग्जाम के लिए होती है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने चैप्टर है?
कितने चैप्टर हैं? देख लो ना अपने बैरेक्टो में निकाल के। पहले तो उस समय 23 अध्याय थे, अब थोड़ा चेंजिंग आ गया हो तो पता नहीं है। टोटल 20 चैप्टर है। तो भारतीय न्याय संहिता कितने चैप्टर में बनी है? 20 अध्याय में बटी हुई है। ठीक है, तो किसी चीज को याद करने का तरीका बताना हो, सरल करना, तो टोटल 20 अध्याय बने हैं। ठीक है, अब कितनी धाराएं इसमें टोटल? धारा का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? धारा किसे बोलते हैं? ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, एलएलबी में पहले ही दिन प्रोफेसर से पूछ लेना चाहिए भैया ये धारा क्या। बिल्कुल सही बात है, प्रभाव को भी बोलते हैं, जहां भी प्रभाव को बोल रहे हैं। तो इस आईपीसी का, भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव कहां से कहां तक है? अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक। वो कितनी धाराएं, कितने धाराओं में प्रवाहित हो रही है? तो टोटल कितनी धाराएं? 358 धाराओं में इसका प्रभाव। तो कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे या कोई भी तुमसे पूछ लेगा कि भैया आईपीसी तो पढ़ रहा है, ये बताओ इसमें कितने चैप्टर हैं, इसका प्रभाव कितनी धाराओं तक है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। तो हमको इतना समझ में, तो कम से कम इतना बेसिक्स तो पता हो कि हम कोट पहन के खड़े हैं, वैली कोई रास्ते में हमसे पूछ दे रहा है कि भैया आईपीसी में कितने अध्याय हैं, और वकील साहब बता ही नहीं पा रहे हैं, कोट पहने हैं काला, तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी हम लोगों की? तो ज्यादा कुछ ना आता हो, बेसिक्स तो पता हो। तो इसका प्रभाव पढ़ लिया अपन ने। देखो है ना, जितनी मेहनत कानून को पढ़ने पे लगाते हो ना, किसी किताब को पढ़ने पे लगाते हो, उससे ज्यादा मेहनत लगाया करो उसके इंडेक्स को पढ़ने पे। जैसे कि हम मकान बनाते हैं तो बजरी, कंकड़, रेत, पत्थर, ईंट सब इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते? तो हम सबसे ज्यादा मेहनत काय पे लगाते हैं? माल को इकट्ठा करने पे। वो हमें ये नहीं पता कि हमारे पास बजरी है कि नहीं, सीमेंट है कि नहीं, सरिये हैं कि नहीं, मकान बनाना चालू कर दें। तो उधर कारीगर खड़ा कर होके बोल रहा है कि साहब वो सीमेंट तो है ही नहीं है, अब सीमेंट लेने जा रहे हैं। तो मकान पूरा खराब हो जाएगा और इंटरेस्ट भी खराब हो जाएगा मकान बनाने का तुम्हारा। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्पीड पढ़ाने की बहुत ज्यादा है। मैं जब पढ़ाता था तो मैं 8-8 घंटे की क्लास पढ़ा देता था। और मैंने जब पढ़ाना चालू किया था तो एक लड़की आई थी जो इंदौर में तिवारी सर के यहाँ कोचिंग कर रही थी, मुझसे आगे बोली थी कि सर 15 दिन एग्जाम में बचे हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने 15 दिन तो बहुत होते हैं यार, 2 बार कर देंगे अपन। तो सर 2 बार हो जाएगा? मैंने कि बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कि सुबह 8 बजे जाना, चाय नाश्ता मेरे यहाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म होगी 6 बजे। वो 2 बार सिलेबस दिया और उस लड़की का पहली बार में प्री निकला था, 92 नंबर आए थे उसके प्री में। और वो बड़ी घबराई हुई आई थी कि सर सिलेबस हो जाएगी नहीं हो जाएगा। मैं बोला मेरे अंदर तो बहुत ताकत है, बहुत कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर है कि नहीं ये देख लो। तो अगर वास्तव में तुम्हारा कोई उद्देश्य है, तुम कुछ बनना चाहते हो, तो मेरी मेहनत में कहीं कमी नहीं रहने वाली। मैं घर जाके ऑनलाइन भी पढ़ा दूंगा, सुबह भी पढ़ा लेंगे अपन। अपना उद्देश्य है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अपने स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, वो सफल हो जीवन में। वो इस बात की गारंटी है सभी सफल हो जाओगे, बस क्या है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी, नियमितता, कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, कल पढ़ लिए परसों नहीं पढ़े, तो फिर अपन विफल हो जाएंगे, फिर अपना उद्देश्य झूठा है। तो अपने आप से पूछना कि तुम्हारा उद्देश्य अगर सच्चा है तो तुम मेहनत कर लोगे, अगर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज की पढ़ाई का, टाइम बर्बाद करना है। तो मेन तो यही है मेरा मोटिव कि भाई, मैं नहीं कह रहा कि एज यही अपना उद्देश्य हो, कोई भी उद्देश्य बना लो भाई, जीवन का कोई एक ना एक उद्देश्य तो होना जरूरी है ना। किसी भी चीज का उद्देश्य बनाओ, उस काम को अच्छे से करो, समर्पण भाव के साथ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अध्याय 1, और यहाँ प्रारंभिक लिखा है। तुम देख रहे हो कि ना सचिव लेवल के जो लोग किताबों को लिखते हैं, लॉ बना रहे हैं, तो वो कितना आसान करने की तुम लोगों को कोशिश कर रहे हैं।
वो चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को उनकी बनाई हुई या लिखी गई चीज अच्छे से समझ में आए। अब अध्याय 1 पे प्रारंभिक ही क्यों लिखा, इस पर लास्ट चैप्टर का नाम क्यों नहीं लिख दिया? तो चैप्टर 1 कौन सा होता है? जहां से स्टार्टिंग होती है, और स्टार्टिंग हमेशा किसी चीज की क्या होती है? सरल होनी चाहिए, जब आसानी से चीजें समझ में आए। तो प्रारंभिक रखने का मतलब ही यही है कि इस जगह से किसी चीज को क्या कर रहे हैं? प्रारंभ कर रहे हैं। और गिनती में भी तुम देखोगे तो एक क्या होता है? प्रारंभ का ही तो अंक है। तो यहां तुमने देखना प्रारंभिक में प्रारंभिक बातें की गई होंगी। किसी चीज को स्टार्ट करना है ना, तो इसकी स्टार्टिंग बातें कही गई होंगी इस पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई बात नहीं कही गई होगी। तो अपन आप जाते हैं सेक्शन 1 धारा 1 के ऊपर बात करता हूं मैं। संक्षिप्त नाम, छोटा सा नाम। तो हम सबकी भी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है कि मेरा नाम शरद रघुवंशी है, भैया का भी कुछ नाम होगा, सबके अपने अपने नाम होते हैं। नाम क्या करता है? पहचान दिलाता है। और पहचान दिलाने की जरूरत क्या पड़ रही है भैया? तो पहचान क्या करती है कि व्यक्तियों को आपस में समन्वय करने के लिए, जोड़ने के लिए आसान बना देती है। जैसे कि इनका नाम प्रमोद है, तो मैं आसानी से कह दूंगा यार इतने लोगों से बैठी हुई भैया प्रमोद भैया आप बता दो, तो प्रमोद तुरंत पहचान जाएगा कि सर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको एक पहचान दे दी गई। संक्षिप्त नाम इसका क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम दे दिए भैया। सबसे पहले नाम ही दिया जाता है। आप लोगों को भी माता पिता ने सबसे पहले क्या किया होगा? नामकरण किया होगा आप लोगों का। तो नाम से ही तो तुम आगे बढ़े हो, तो सबसे पहले नामकरण होता है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना। अब इसी धारा में बताया गया होगा कि ये प्रारंभ कब से हुई। तो तुम सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है कि नहीं होती? तो सबको पता रहता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है? तुम्हारा प्रारंभ कब से हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 90 की है, 90 की है, वो कहने लगे साहब मेरा तो प्रारंभ 1954 में हो गया था, लेकिन जन्म 90 में जाके हुआ है। ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये भी अपन को प्रारंभ बता रही है कि ये प्रारंभ कब से हुई है। फिर आगे अपन पढ़ेंगे और लागू होना। भैया तुम्हें नाम दे दिया, तुम्हें डेट ऑफ बर्थ दे दी, अब तुम लागू कब से हुए? तो तुम्हारा जो नाम दे दिया उसका इफेक्ट कब से आने लगा? जब से लोग तुम्हारे नाम को बोलने लगे, तो उसी दिनांक से तुम्हारा नाम क्या हो गया? लागू हो गया। तो ऐसा इसका भी लागूकरण होगा, आगे पढ़ेंगे। तो धारा 1 की उपधारा 1, धाराओं के बीच में क्या होती है? उपधाराएं होती है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ये हमें अच्छे से समझ में आ गया, इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अब उपधारा 2 क्या कह रही है? यह उस तारीख को प्रवर्त होगा। प्रवर्त का मतलब होता है लागू होना। हाँ वो एक ही चीज है। प्रवर्त का मतलब है प्रवर्तनीय कब से हो गई, ठीक है। तो यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये कब से लागू होगा, इस डेट को डिसाइड कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि सारा का सारा एक्ट एक ही तारीख को लागू कर भी सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अलग अलग डेट पर लागू कर सकती है। अलग अलग प्रोविजंस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन आगे जाके पढ़ते जाएंगे कि अलग अलग प्रोविजंस कौन से हैं ऐसे जिनके लिए अलग अलग डेट रखी होंगी। तो एक अच्छी चीज पढ़ने को ये मिली कि केंद्र सरकार लिखा है भाई, तो ये काय का एक्ट है? सेंट्रल का एक्ट है, ये स्टेट का एक्ट नहीं है। स्टेट के एक्ट अपन पढ़ते हैं, एमपीएलआरसी, अकोमोडेशन एक्ट है, और भी कई सारे एक्ट होते हैं जो स्टेट्स के होते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, तो इसका मतलब है ये पूरे भारत में लागू है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर वाला टंटा तो खत्म हो ही गया। अब इसकी उपधारा 3 पे आते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, तो प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, लोप क्या होता है समझते हो? लोप का मतलब होता है विधि द्वारा आप किसी काम को करने के लिए आबद्ध हैं
और उस काम को ना करना। जैसे कि पुलिस थाने के उसका भार साधक प्रभारी जो होता है, थाने का भार साधक प्रभारी होता है, उसका काम क्या होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध कर भाई, अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस घटित हुआ है और वो प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं करता, और वो विधि द्वारा आवश्यक है ना इस बात के लिए कि वो प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करे, वो उस काम को नहीं कर रहा तो उसने क्या कर दिया, लोप कर दिया उस चीज का। ठीक है, तो तुम अपने सीनियर वकीलों से बड़ा सुनते होगे कंटेंट एक्शन ओमिशन, वो ओमिशन यही चीज है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति संहिता के उपबंधों के विपरीत प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होता, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसा कोई भी कार्य किया उसने या लोप किया हो जिसके लिए उसको भारत के भीतर दोषी किया जा सकता है, इंडिया के भीतर, तो उस पर यह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। ठीक है, तो उसको दोषी किस कानून के तहत करेंगे अपन, भारतीय न्याय संहिता के अधीन करेंगे, अगर उसने कोई ऐसा कार्य लोप किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। हो गया क्लियर। अब अपन आगे जाते हैं इसकी उपधारा 4 पर। भारत से परे किए गए, परे का मतलब क्या हो गया, बाहर। अब कोई अपराध कहां किया अपन ने, भारत से बाहर किया। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय, तत्समय का मतलब होता है वर्तमान समय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र। अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कहां किया है, इंडिया के बाहर किया है, लेकिन उसकी ट्रायल कहां चल सकती है, इंडिया में चल सकती है। भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, बरतने का मतलब समझते हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। तो कोई व्यक्ति क्या है, इंडिया के बाहर अपराध घटित कर रहा है, तो क्या उसकी ट्रायल इंडिया में हो सकती है, तो भैया हो सकती है। कौन कह रहा है कि हो सकती है, तो ये बोल देना धारा 1 की उपधारा 4 ऐसा बोलती है कि उसकी ट्रायल इंडिया में अपन कर सकते हैं। तो पुरानी आईपीसी में चले जाओ तो एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। तो उसको क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता में ये चौथे नंबर पे रख दिया इन्होंने, पहले सेक्शन 4 थी। ठीक है, अब इसके प्रारूप में थोड़ा सा अंतर कर दिया है, कुछ नया कुछ नहीं हुआ है ऐसा विशेष, चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, अब इसकी उपधारा 5 के ऊपर आते हैं अपन। इस संहिता के उपबंध, उपबंध का मतलब है प्रोविजंस, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। ठीक है, अब भारत से बाहर और परे यानी भारत की सीमाओं से बाहर की बात कर रहे हैं, जो ऑफेंस घटित किया है वो किसने किया है, इंडिया के व्यक्ति ने किया है। ऐसा नहीं अमेरिका का व्यक्ति अमेरिका में अपराध घटित करे और तुम उसकी ट्रायल जहां करा दो और बाकी एफआईआर कराने पहुंच जाओ, तो मत चले जाना, हंसेंगे लोग तुम पे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इंडिया का नागरिक होना जरूरी है, और नागरिक की परिभाषा अगर पढ़नी है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में चले जाना। याद है किसी को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, अनुच्छेद 6 से 11 तक नागरिकता के संबंध बताया गया। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑफेंस कहां किया है, इंडिया से बाहर घटित किया है या इंडिया की सीमाओं से परे किया, यहां से इंडिया की सीमाएं खत्म हो जाती हूं। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, पोत का मतलब समझते हो, जहाज को बोलते हैं अपन। ठीक है, भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज पर या विमान पर, विमान तो समझते हो ना, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर को, तो भारत में रजिस्टर्ड ऐसा कोई जहाज है या विमान है, चाहे वह कहीं भी हो, भारत का जहाज अगर अमेरिका में या रूस में, या भारत का हेलीकॉप्टर वहां उड़ रहा हो, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा। अब देखना यहां व्यक्ति लिखा है, भारत के नागरिक की बात नहीं कर रहे अकेले, अमेरिका का व्यक्ति भी इंडियन एयरलाइंस के हेलीकॉप्टर पे अपराध घटित कर देगा तो उसकी ट्रायल इंडिया में हो जाएगी भैया। अब मत कहना कि वो उड़ तो विदेश में रहा था और वो भारत का नागरिक नहीं था, विदेशी व्यक्ति था,
हमें ये सब नहीं देखना, हमें तो देखना है कि वो रजिस्टर्ड भारत में था कि नहीं था, वो जहाज या वो एरोप्लेन भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए, भारत का होना चाहिए कुल मिला के, तो वहां भी आईपीसी लागू हो जाएगी, उसकी एफआईआर इंडिया में कर देंगे हम आगे और ट्रायल चला देंगे अपने गुना के न्यायालय में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन, अवस्थित का मतलब क्या है? स्थित। अवस्थित का मतलब है अभी स्थित कहां है। ठीक है। तो वो कंप्यूटर कहां लगा है? ये लाइब्रेरी में लगा है भाई कोर्ट की, और यहां से कोई मैं मेल या कोई ऐसा वायरस छोड़ दूं जो जाके विदेश में हंगामा मचा दे, तो वो कंप्यूटर संसाधन कहां थे? अवस्थित भारत में थे। कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया। यानी मैंने यहां से किसी को एक मैसेज भेजा मेल पे कि एक काम कर, तू पाकिस्तान में जाके 3 आदमी को गोली मार दे, मैं 3 लाख रुपए तो यहीं से फोन पे कर देता हूं, तो क्या ट्रायल हो जाएगी इंडिया में? हो जाएगी, क्योंकि मेल कहां से गया है? हमारे इंडिया के कंप्यूटर से गया भैया। हो गया क्लियर? अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया, कभी प्रश्न पूछना चाहिए ये स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्या पड़ गई? तो इनको ये लगा कि इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी अगर तुमको समझ में ना आया हो तो और अच्छे से समझा देता हूं। देखो लिखने वाले किताब को कैसे लिख रहे हैं, तुमको छोटा बच्चा समझ के लिख रहे हैं कि इतने से अच्छे से समझा रहा हूं तो भी तुम नहीं समझ पाओगे, उनका ऐसा कहना। तो उस बात को और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्पष्टीकरण। अपनी कही गई बात को जब सामने वाला ना समझ पा रहा हो तो हम स्पष्टीकरण देते हैं कि नहीं देते? जैसे कि हमारे साहब पूछते हैं कि तुमने अपना काम अच्छे से किया नहीं किया, वो हमारा स्पष्टीकरण ले लेते हैं, तो फिर हम भैया और अच्छे से लिख के जवाब देते हैं कि हमने अच्छे से अपना काम किया है। तो इस चीजों को और अच्छे बेहतर तरीके से स्पष्ट करना। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो ये कह रहे हैं कि अपराध शब्द की सीमा को तुम इंडिया की सीमाओं से मत मान लेना अकेला, इंडिया के बाहर भी अगर तुम कोई ऐसा ऑफेंस करते हो जिसके लिए तुमको इंडिया में पनिशेबल किया जा सकता है या तुम पर ट्रायल हो सकती है, तो वो भी इसमें समाहित है। तो अपन ने पढ़ लिया ऊपर कि भारत का नागरिक है, ठीक है, और या विदेशी नागरिक भी है, लेकिन वो भारत में राष्ट्रीयकृत पोत या विमान पर कोई ऑफेंस घटित कर रहा है। अब कोई डाउट है इस सेक्शन में किसी को? ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि अगर मैं एक धारा भी पढ़ाऊंगा और आप मुझसे एक धारा भी पढ़ेंगे तो घर पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट लेके नहीं जाओगे। और इस धारा को जब मैंने पढ़ा दिया तो मैं ऐसा पढ़ा दूं कि जीवन में अब कोई तुमको इस चीज को पढ़ाने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप इस जब किसी दूसरे टीचर से पढ़ने भी जाए आगे या खुद भी पढ़ें तो कम से कम इतना तो कह सको कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया सेक्शन 1 प्रॉपर हमको आती है, सर आप तो सेक्शन 2 से बात करो, तो मजा है पढ़ने का भाई। सेक्शन 1 में आप किसी को डाउट है क्या? नहीं, वहीं चलेगी, क्योंकि तुम सबरी ट्रायल अगर भारत में चला लोगे तो वहां के न्यायालय क्या करेंगे बेचारे? वहां के वकील बेरोजगार हो जाएंगे भैया। तो अपन को है ना अपनी रोजी रोटी के साथ उनकी व्यवस्था भी देखनी है भाई। ठीक है, हो गया क्लियर? वो देखना जरूर। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो भारत का नागरिक हो या भारत में राष्ट्रीयकृत पोत या मेहमान हो या अव्यवस्थित कंप्यूटर संसाधन जो है वो इंडिया में होना जरूरी है। हो गया डाउट क्लियर? देखो पढ़ के तो तुम सब लोग आए हो, एलएलबी करके आए हो, मैं तुम लोगों को पढ़ना सिखाऊंगा, तुम्हारे डाउट क्लियर करना सिखाऊंगा। ठीक है, और साथ साथ तुमको पता नहीं चलेगा कि मैं तुमको हिंदी व्याकरण भी कब सिखा दूंगा, हिंदी अच्छी करा दूंगा, कुछ तो लेके जाओगे ही। ठीक है, अब दृष्टांत, दृष्टांत को क्या बोलते हैं अपन? उदाहरण। ठीक है, अंग्रेजी में इलस्ट्रेशन कहते हैं।
मैं क्या, अपन तेरा देशी लोग है ना, देसी भाषा में ही पढ़ाऊंगा आगे जाके, और जिससे तुमको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, जो अपनी प्रॉपर मदर लैंग्वेज है, मदर टंग में पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा पढ़ने के लिए, और बोर नहीं लगेगा। क्योंकि मैं तुमको इस लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे लेवल पे उतर जाऊं। शिक्षक तभी शिक्षक है जब वो छात्र के लेवल पे उतर जाए, और मेरा उतरना इसलिए जरूरी है कि इस कानून को बनाने वाला हमारे लेवल पे उतर के बनाया भी है उसने कानून, और मैं मेरा लेवल हाई रख दूं। एक आईएएस आईपीएस अपना लेवल हाई रख दे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो लेवल नीचे लेके आओ। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि वो स्टूडेंट के लेवल तक पहुंचता है, तब बच्चों को वो चीजें समझ में आती हैं, अन्यथा समझ में नहीं आएंगी, नहीं सब ऊपर से जाने लगेगा। ठीक है, तो भले ही तुमने एलएलबी करी हो या ना करी हो, मैं तो कह रहा हूं जिस बच्चे ने एलएलबी भी नहीं करी वो उसको मेरी क्लास में लाके बैठा लेना, वो बेटर कानून बोलेगा और बेटर पढ़ेगा। एलएलबी की कोई जरूरत नहीं है मेरे पढ़ाने के लिए, तो बिना एलएलबी का भी बढ़िया। ठीक है, तो वो सब मैं तुम सबको अभी बिल्कुल जीरो मान के पढ़ाना चालू कर रहा हूं, और पढ़ाऊंगा ऐसे, इस बात की गारंटी है कि मेरी आईपीसी कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को आईपीसी में फिर कोई डाउट नहीं होगा, और फिर किसी से पढ़ने की जरूरत होगी भी नहीं। अपन तो प्रथम और अंतिम एक साथ ही कर देंगे। ठीक है, आगे ना कोचिंग की जरूरत पड़े और ना कोई, बिल्कुल जीरो से रहना, बिल्कुल जीरो से चलेंगे अपन। ठीक है, और ऐसी आईपीसी पढ़ लोगे कि एक सब्जेक्ट पे तो कमांड होगी, कि जज साहब भी पूछेंगे बताओ किस सेक्शन में क्या है, तो जज साहब को अपन एक बार में जवाब दे देंगे, जज साहब तुम गलत बता रहे हो, ये नहीं ये लिखा है, पढ़ लो आप एक बार फिर से। ठीक है, वकील के लिए ये जरूरी है, कानून तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, दृष्टांत क्या कहता है। देख रहे हो, इनने पहले धारा बनाई, धारा के बाद उनने कही कि भैया तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो स्पष्टीकरण दिए देता हूं और अच्छे से समझ लो। उनने कही यार ये तो निराट मूर्ख हैं, जड़ पैदा हुए हैं, वो तुमको जड़ मान के चल रहे हैं कानून बनाने वाले। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया उदाहरण से और समझा देता हूं, अभी भी रह गया कुछ खाली तो मैं भरे देता हूं। तो अब वो दृष्टांत से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सरल रूप में तुमको चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। का जो भारत का नागरिक है, एक का नाम का कोई व्यक्ति है, मैं कहता हूं का हटा दो, राम जो भारत का नागरिक है, ठीक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, तो भारत के नागरिक ने हत्या क्या की है, अमेरिका में कर दी, भारत से परे की है। वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए, हत्या करके आया अमेरिका में, जैसे ही वो एरोप्लेन से उतरा और बंबई में वह पकड़ लिया भैया। ठीक है, हत्या कहां की थी, अमेरिका में। कौन ने, राम ने। राम कौन था, भारत का नागरिक था। पकड़ा कहां हुआ है, बंबई के एयरपोर्ट पे वो पकड़ा हो गया। जहां वह पाया जाए, हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है, तो उसकी ट्रायल कहां हो सकती है, बंबई में हो जाएगी, और बंबई में ही वह सजा दे देंगे हत्या के लिए। हो गया क्लियर। तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, पहली कंडीशन। नहीं तुम जो मत करने लगना, अमेरिका के आदमी ने अमेरिका में हत्या कर दी और तुम बाकी बंबई में ट्रायल चला दो, ट्रायल दूषित हो जाएगी भैया। ठीक है, नागरिक इंडिया का हत्या क्या कर रहा है, अमेरिका में जाके पकड़ा कहां गया, बंबई में, एरोप्लेन से उतरा, जैसे वह पकड़ लिया, तो इंडिया में ट्रायल हो जाएगी। हो गया क्लियर। अब कोई डाउट है, अमेरिका वाले चला रहे हैं तो वे चलाते रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता अमेरिका वाले चलाएंगे नहीं चलाएंगे, अमेरिका वाले हो सकता ना चलाएं, तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि नहीं यार, हम भारत का नागरिक है, तुझे नहीं छोड़ेंगे, अनुशासन और शांति तुझे इंडिया में नहीं रखनी, विदेश में भी रखनी पड़ेगी। नहीं, ये भारत के सबरे आदमी जाके क्या कर देंगे, अमेरिका में हत्या करने लगेंगे, अमेरिका में आदमी नहीं बचेंगे। हो गया क्लियर। तो वे बचे रहे, इसलिए हमने यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए इस पे कि भैया भारत का नागरिक नहीं करेगा कहीं भी जाके हत्या, क्योंकि हत्या एक ऐसा अपराध है जो भारत में पनिशेबल है। ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ, वो लौटे ही नहीं, फिर क्या कर लोगे। तो ऐसा नहीं कि भैया कोर्ट और आईपीसी लेके अपन वहां पहुंच जाए अमेरिका। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तुम पहुंच जाओ वकील साहब काला कोट लगा के,
कि नहीं यार तू परेशान होता, फालतू हम यहीं आ गए, तो पक्षकार तक मत जाना, पक्षकारों को अपने तक आने देना। ठीक है, ठीक है, ये अधिवक्ता का कर्तव्य है, अच्छे अधिवक्ता के लिए पक्षकार तक ना जाए, पक्षकार हम तक आए, लेकिन वो उल्टा रहा है। ठीक है, तो ये अपनी कमी है, इसमें सुधार लाना चाहिए। अपनी एक मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। तो ये राम की एक मर्यादा है कि वो भारत का नागरिक है तो अमेरिका में हत्या ना करे। ठीक है, अब इस धारा 1 को पढ़ने में किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है? घर पे जाके और पढ़ना। किसका? जानकारी तो हो ही जाएगी यार, मर्डर कर रहा है तुम यार, ऐसे तो ही ना। अरे भैया मर्डर अमेरिका में हुआ है तो अमेरिका के आदमी पकड़ेंगे, पुलिस पकड़ेगी। मिलने के ये कहाँ का है? इंडिया का है। नहीं देखो, जैसे नहीं, उनका क्वेश्चन अच्छा है कि जानकारी कहां से मिलेगी। तो अमेरिका में जैसे कि वो व्यक्ति ने हत्या कर दी तो पुलिस पकड़ के पूछती है ना, ये भाई दे रहे भाई रहने वाला कहाँ का है, अपना आधार कार्ड मांगेगी नहीं मांगेगी, पासपोर्ट वीजा देखेगी कि नहीं देखेगी, तो वो यह मैसेज भेजेगी उसके घर वालों को भी और सरकार को भी कि देखो तुम्हारे भारत के आदमी हमारे यहाँ हत्या कर रहा है। ठीक है, तो मैसेज तो आ ही जाएगा। जैसे कि अपनी पुलिस कहीं के बाहर के अपराधी को पकड़ ले जाती है तो पता नहीं चलता कि बाहर का व्यक्ति है, कहाँ का है, ये गुनाह का ही था कि और दूसरी जगह का था। तो भैया ये तो पुलिस की ड्यूटी है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब इसकी उपधारा 6। ठीक है, इस संहिता में की गई कोई बात, बात का मतलब भैया जे मत सोच लो ना बतराना कि तुमने जाके कान में बात कह दी, जाके कान में बात कह दी, जाके कान में। बात का मतलब है यहाँ कार्य से, एक्ट से। ठीक है, नहीं बात कर रहे तुम तो सोच ले बात ही सब कछू है, तो बातों से नहीं चलता कानून, एक्ट से चलता है। तो इस संहिता में की गई कोई बात यानी किया गया कोई भी कार्य भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, तो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो भारत सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हैं, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह किए जाना। अब विद्रोह कौन कर रहे हैं? भारत सरकार की सेवा के अधिकारी कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं, नौसैनिक कर रहे हैं और वायु सैनिक कर रहे हैं, द्वारा विद्रोह किए जाना। तो ये कहां विद्रोह कर रहे हैं? सेना में विद्रोह कर रहे होंगे ये, अपनी आर्मी वाले आर्मी में विद्रोह कर रहे हैं, नौसेना वाले नौसेना में कर रहे होंगे, और एयरफोर्स वाले एयरफोर्स में कर रहे हैं। और अभितीजन, अभितीजन का मतलब समझते हो? कोई समझता है तुम में से? एलएलबी तो कर ली ना सबने। वो प्रोफेसर साहब से पूछते क्यों नहीं थे तुम यार कि अभितीजन क्या होता है? फीस दी थी नहीं अपन ने एलएलबी में? ऐसा कोई यहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट है जिसने फीस जमा ना की हो, एलएलबी कर ली हो? अपन ने एलएलबी कॉलेज में, यहाँ के साइंस कॉलेज में पढ़े हो आप, अपन ने फीस दी थी कि नहीं दी थी? तो तुमने फीस नहीं पटाई भैया। प्रोफेसर साहब से कहना कि साहब हमने एलएलबी की फीस जमा करी थी, अभितीजन का मतलब क्या नहीं बताया तुमने हमें, पैसे दिए थे हमने तो बताओ, रास्ते में मिल जाए तो पकड़ लेना उन्हें। नहीं, अभितीजन का मतलब होता है, तीजन मतलब किसी चीज को छोड़ना। तो जो भगोड़े हैं कहां से भगे हैं? सेना से। सेना, नौसेना, वायुसेना में बिना रिजाइन दिए नौकरी छोड़े है या वहां विद्रोह करे है। तो अभितीजन कब होता है? किसी चीज को छोड़ना। किस चीज को छोड़ा होगा ने? भारत सरकार की सेवा को छोड़ा है। हो गया क्लियर? विद्रोह अभितीजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम, तो ऐसा कोई एक्ट है जो भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के जब सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक जब वहां अपनी सेना में विद्रोह कर देते हैं या नौकरी छोड़े आते हैं तो उनका एक अलग एक्ट है भैया, कोई सा मार्शल लॉ जैसे कहते हैं, तो उनकी ट्रायल में वहीं चला लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारे पास तो अलग ही कोर्ट हैगी, अलग ही वकील हैंगे और अलग ही कानून हैगा, तो आप भैया जब हम पे कानून हैगा तो जाकर काम हम ही कर लन दो, नहीं तुम सबरा काम ले बैठो।
ठीक है, तो ये मत करे ना कि अमेरिका के अपराधों को तुम जहाँ चलाने लगो। ऐसे ही सेना, नौसेना, वायुसेना वालों ने कह रही है कि साहब हमारा काम हम कर लेंगे, हमारे सैनिकों की ट्रायल तुम मत चलाना, तुम्हारी भारतीय न्याय संहिता में, हम पे तो है काम हमारा कानून। तो विद्रोह अभितीजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। विशेष काय के लिए बोलते हैं, कोई स्पेशल लॉ है। स्थानीय विधि किसको बोलते हैं, लोकल लॉ। ठीक है, अब किसी अपराध के लिए एमपीएलआरसी है, पॉस्को एक्ट है, स्पेशल लॉ है। एसटीएससी स्पेशल लॉ है। तो एसटीएससी का जो अपराध घटित होता है उसके लिए एसटीएससी एक्ट बना है, पॉस्को के लिए पॉस्को बना, एमपीएलआरसी के लिए बनी, एकोमोडेशन के लिए बना। तो स्पेशल एक्ट या कोई लोकल लॉ बने जिस अपराध के लिए, तो उन पे वही लागू होगा। नहीं तुम जो कहने लगो नहीं भैया भारतीय हम और न्याय संहिता तो भाई यही लागू होगी, नहीं लड़वे पहुंच जाओ, मत चले जाना, हंसेगा और आदमी। नहीं तुम पॉस्को कोर्ट में जाके कहने लगो कि नहीं साहब ये तो आईपीसी में चलाओ ट्रायल, पॉस्को में नहीं चलेगी, तो मना कर दिए बनने। ठीक है, उनने मना कर दिए। स्थानीय विधि है हमारे पास अलग, विशेष विधियों कोई या सेना, नौसेना या वायुसेना के ऐसे ऑफेंस जिनमें उनने विद्रोह किया हो या सेना को छोड़ के भागे हो, भगोड़े हो, उनके लिए अलग कानून है, उन पर भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होती। तो अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि भारतीय न्याय संहिता काय काय पे लागू नहीं होती, तो बता दोगे ना आप? तो नहीं, बाहर जाके मेरी हिंदी मत करा देना अगर कोई पूछ ले तो कि सर ने ये नहीं बताया था। ठीक है, तो हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगी, होती है ना, अपने एफआईआर होती है, कोई रोक नहीं है। ठीक है, उन्हीं के यहाँ विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, जब उनके यहाँ सेवा कर रहे थे तो हो गया क्लियर। हाँ, तो अपने सेम न्यायालय में चल जाओ भैया। ये धारा 1 हो गई क्लियर। अब किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो? कुछ ऑफेंस रहते हैं वो अगर फॉरेन में पनिशेबल नहीं है और इंडिया में पनिशेबल है, अगर उधर पनिशेबल नहीं है। नहीं, हमें मतलब नहीं है भाई अमेरिका में पनिशेबल है कि नहीं है, हम तो अपनी बात करेंगे कि हमारे यहाँ पनिशेबल है कि नहीं है, और हमारे यहाँ पनिशेबल है तो हम भाई उठा लाएंगे। ठीक है, दूसरे के घर में झांकना नहीं है अपन को तो अपने घर में ही रहना भैया। ठीक है, हो गया क्लियर। अब धारा 1 में कोई डाउट है? नहीं है ना कोई डाउट। सब अपने अपने ना बैरक से खरीद लो, 150 रुपए का ही जाता है। ठीक है, अपनी लाइब्रेरी में इतना पैसा हो तो ठीक है ना, एक एक एक, एक बैरक ले लेना। ठीक है, तो ये धारा 1 अपन ने कर ली क्लियर। तो देखना स्टार्टिंग चैप्टर है लेकिन बहुत मूल है इसका, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है अध्याय 1। अगर अध्याय 1 अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो सब बेकार हो गया आपके। अब जैसे कि मुझे इनका नाम ही ना पता हो तो इनसे सबकी वही बात है, सब बेकार है। मैं कल आके कहूँ इनसे कि भैया कि मैंने आप वो एक भैया मिले थे वो बहुत अच्छे थे, उनके बारे में मैंने सब कुछ जाना, तो मेरी वाइफ पूछेगी यार उनका नाम क्या था, तो मैंने कहा यार नाम ही नहीं पूछ पाया मैं। तो फिर तुमने क्या पूछा? ठीक है, तो सेक्शन 1 कितनी सरल चीज है, आया समझ में? तो अब धारा 2 की बात कर रहे हैं। धारा 2 क्या बात कर रही है? परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या होती हैं ये? रटवा दूं? रटवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं यार, रटा रटी में क्या रखा है, रटते तो तोते हैं। ठीक है, अपन को है ना रटने पे किसी चीज को काम नहीं करना, और रटा हुआ तो 2 या 4 दिन रहता है भैया चला जाता है। समझने पे ध्यान दो, चीजों को आसान बनाने पे ध्यान देना। हो गया क्लियर? मैं ये कह रहा हूं कि एक बार आईपीसी पढ़ ली जिसने अच्छे से मेरे तरीके से, तो 100 साल बाद भी आईपीसी बोलेगा वो, और आईपीसी की किताब को दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा जीवन में। तो पढ़ाइए, नहीं तो बेकार है। ये मत कह देना कि भूल गए, भूलता है आदमी रटा हुआ, और जो कभी नहीं भूलता ना तो वो स्वामी विवेकानंद थे। एक बार जिस चीज को पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वो पूरे ध्यान से पढ़ते थे एक चीज को। तो बार बार पढ़ना पड़ रहा है तो फिर का मतलब है यार।
इतने बुद्धू तो हमें नहीं कि बार बार पढ़ना पड़ रहा, हमको चीजें समझ में नहीं आ रही। अनसाउंड माइंड तो है नहीं ना अपन लोग, स्वच्छित है। ठीक है, तो धारा 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन। परिभाषा का मतलब होता है किसी चीज को परिभाषित करना। ठीक है, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा इसके अलावा कोई बात की अपेक्षा ना की गई हो, तब तक परिभाषाओं का जो मतलब बताया वो वही है। संदर्भ से अन्यथा की अपेक्षा की जाए तो परिभाषाएं बदल जाएंगी। परिभाषाएं कब बदलती हैं अगर कोई पूछ ले तो जब संदर्भ से अन्यथा कोई अपेक्षा करे सामने वाला। तो संदर्भ क्या होता है, जितनी बात उसने कही है वो संदर्भ है, उससे ज्यादा अगर पूछना कोई चाहेगा तो परिभाषाएं क्या हो जाएंगी, डेस्क्राइब हो जाएंगी, बढ़ा दी जाएंगी, बढ़ाने पड़ेगी परिभाषाओं को। तो उतना बता दिया गया है जितना पर्याप्त है, और उससे ज्यादा की कोई अपेक्षा कर रहे हो तो उनको परिभाषाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा फिर। तो उनने पहले ही कह दी कि मैंने जितनी परिभाषा दी है उतने तक ही जाको पढ़ना, उससे ज्यादा अपेक्षा करोगे तो मैं परिभाषा को बढ़ाऊंगा फिर। तो अब ये बता रहा हूं कि परिभाषा को पढ़ना कैसे है। उसने बोला है कि मेरे पास तो 1 कप चाय है भैया, 1 ही कप चाय पीना। अब तुम कहने लगे कहीं नहीं गुरुजी 2 कप चाहिए, तो भाई चाय नहीं बनानी पड़ेगी भैया और चाय कम पड़ जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि सबको 1-1 कप चाय पीनी है। हो गया क्लियर। तो इसमें जितनी बात कही है उतने तक ही दिमाग लगाना है, इससे एक्स्ट्रा मत लगाना, उन्होंने मना कर दी है। क्योंकि वो कानून लिखने वाले को पता था कि जो भारत के लोग हैं आगे की बात करेंगे, खड़े धरती पे उन्हें दिख रहा है वो आकाश में जाने की बातें करते हैं इंडिया के लोग। तो उनने पहले ही कह दी है भैया धरती के हो तो धरती पे ही रहना जब तक मेरी परिभाषा खत्म ना हो जाए। हो गया क्लियर। तो सबसे पहली परिभाषा कार्य, एक्ट की। अभी इनने बहुत पीछे की जो बातें कही बहुत तुम लोगों की भाषा में बोलने की बात बोल दी थी, उन्होंने बात कह दी थी उसे। ठीक है, बात की कहीं परिभाषा नहीं है। बात को क्या बोल रहे हैं, ये कार्य। कार्यों की एक आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? हाँ, सीरीज हो गई। ठीक है, सीरीज हो गई। कार्यों की एक आवृत्ति, आवृत्ति को बोल सकते हैं अपन और सरल भाषा में एक संव्यवहार है। जैसे कि मैंने क्या किया, किसी को माँ बहन की गालियां दी, गालियां देने के बाद मैंने उसमें 2 चांटे मार दिए, चांटे मारने के बाद मैंने एक ही साथ कर रहा हूं सारे कार्य, फिर मैंने क्या कर दिया, उसको जान से मारने की धमकी और दे दी। तो ये क्या है, सब कार्यों की एक आवली है। मैंने एक ही आवृत्ति में 2-3 तरह के कार्य कर दिए, 3 अपराध कर दिए, स्वेच्छोपति कारित करना कर दिया, गालियां दे दी 294 भी कर दी, और जान से मारने की धमकी दे दी तो 506 का पार्ट बी भी कर दिया। 3 अपराध मैंने एक साथ किए, ठीक है, एक ही कार्य में। तो कार्यों की एक आवृत्ति का उसी प्रकार द्योतक है। ये द्योतक क्या होता है यार? अपन सब तुम बोलते हो कि तुम हिंदी बोलते हो, हिंदी पढ़ते हो, हिंदी हो, हिंदी हिंदुस्तान के लोग हो, तुमको हिंदी भी नहीं पता? तो ये पढ़ना चाहिए ना भैया। द्योतक का मतलब है पहचान कराना। द्योतक का मतलब क्या होता है, पहचान कराता। ठीक है, तो गाय के थनों को धोते हैं अपन, तभी तो पहचान होती है कि इनसे दूध निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से धो देना किसी चीज को के पहचानने लगो। ठीक है, उसके ऊपर से अंधकार को मिटा देना। तो कार्यों की एक आवृत्ति का उसी प्रकार से पहचान कराता है जिस प्रकार से एक कार्य की। ठीक है, तो एक कार्य की जो पहचान होती है, जैसे स्वेच्छोपति कारित करना एक कार्य, गाली देना एक कार्य, जान से मारने की धमकी देना एक कार्य, लेकिन एक ही आवली में जो हुए हैं, तो हर अपने आप में एक कार्य हो गया ना। सबकी पहचान अलग अलग कराना ना, कि गाली देना एक अलग कार्य है, उपति कारित करना एक अलग कार्य है, जान से मारने की धमकी देना एक कार्य है, लेकिन सब हुए एक साथ ही हैं। जिस प्रकार एक कार्य की, तो तीनों ने मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, पूरी आवली की पहचान करा रहे हैं। तो हो गया क्लियर। अब सेकंड डेफिनेशन ने दे दी जीव जंतु की, एनिमल। एनिमल कौन होते हैं? हाँ,
मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है। तो मानव के अलावा सब जो है वो कौन है? एनिमल। तो अब जे परिभाषा देने मत बैठ जाना कि जे हाथी है, जे घोड़ा है, जे ऊंट है, जे बतख है। तुम तो ये कहना कि हम अकेले हैं और हमारे अलावा सब एनिमल है। ठीक है, सब जानवर है। तो अपन जानवर नहीं है, इतना अपन को पता चल गया आज। ठीक है, हो गया क्लियर? तो जीव जंतु क्या होता है ये हमने समझा दिया। अब एक बात और बोल रहे हैं, जीवित प्राणी मरे हुए को नहीं बात कर रहे। ठीक है, तो जीवित प्राणी अभिप्रेत है, तो मरे हुए हाथी की बात नहीं कर रहा है, वो जिंदा हाथी की बात कर रहे हैं। तो मरा हुआ हाथी क्या जीव जंतु है? नहीं है। ये आईपीसी में तो नहीं है, वैसे कच्चू में होता है पता ही नहीं है, और ना हमें मतलब है। ठीक है, हो गया क्लियर? अब तीसरी डेफिनेशन इन्होंने दी थी बालक की। तो बालक कौन होते हैं? जो 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। व्यक्ति का मतलब यहाँ भारत के नागरिक की भी बात कर रहे हैं और विदेशी व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं। तो 18 साल से कम का, चाहे इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, तो वो कौन है? बालक है। ठीक है, तो तुम 18 साल से सब कम वालों को, अपन को जब तक मेरी आईपीसी चल रही है तब तक तुमको बालक ही बोलना है। कोई रास्ते में ही मिल जाए तो कह देना बालक है भाई वो तो। ठीक है, आईपीसी खत्म हो जाए की बात अलग है। आईपीसी चल रही है तब तक तुम भूल ना जाओ कि बालक क्या है। हो गया क्लियर? अब चौथे नंबर पे अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कूटकरण। ठीक है, ये कूटकरण क्या होता है अगर अपन अब समझाएंगे। कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश, पता है ये वस्तु भी लिख सकते थे लेकिन उनको तुम्हारी बड़ी चिंता थी, क्योंकि अपन है देसी लोग, देसी बातें समझ में आती हैं, क्योंकि अपन पता है हर शब्दों में चीज बोलते हैं कि वो चीज बहुत अच्छी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपन पता है जिंदा लोगों को भी कई बार चीज बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो उनको पता है कि भारत के आदमी को सारी चीजें चीज ही दिखती हैं। तो उनने कही एक काम करो यार, ये ऐसा ना हो जाए वस्तु में कंफ्यूजन करने लगे। तो उनने सोचा कि नहीं यार चीजें ही लिखो, इनको समझ में आनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सदृश, सदृश का मतलब होता है एक जैसा दिखना। जैसे कि ये मोबाइल है, ये पोको कंपनी का मोबाइल है। अब मैं एक ऐसा कैसा मोबाइल बना दूं, बस सोको कंपनी का बना दूं, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। वो लग तो एक जैसे रहे, पोको और सोको। ठीक है, तो क्या कर दिया, इसकी कॉपी बना दी मैंने। कॉपी चीजें चलती है ना, अपन कहते हैं कि हम एडिडास के जूते खरीद लाए। अरे बेवकूफ, देख तो आ गई, ये कॉपी तो नहीं है। फर्स्ट कॉपी और चल गई है, अब तो सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, कॉपी है कॉपी है सब। ठीक है, हो गया क्लियर? तो कॉपी कर रहे हैं किसको? एक वस्तु को दूसरी वस्तु से। तो क्या कॉपी करने से अपन को कूटकरण हो गया क्या? अब आगे पढ़ेंगे कि भैया कब कूटकरण होगा। कॉपी तो हो चुकी, इस आशय से करता है। तो क्या इंटेंशन देखेंगे अब उसका कि ये कॉपी बनाई है, पोको को सोको जैसा बना दिया है, तो जाके पीछे क्या इंटेंशन था, क्या करने जा रहा था पोको को सोको बना के। हो गया क्लियर? इस आशय से करता है कि वह उस सदृश्य से प्रवंचना करे। प्रवंचना दो शब्दों से बनती है, छल और कपट। अपन उन तो देसी आदमी और देसी में समझ लेते हैं, भ्रम कारित हो गया सीधी बात। ठीक है, भ्रम कारित कैसा हो गया कि हमको सौ को पोको लगने लगा, कूट रचित चीज एक जैसी दिखने लगी। अब हम हो गए कंफ्यूज। हमने कही नहीं यार, जूता तो एडिडास का ही है। भाई पलट के देखा है, उल्टा करा तो जहां पे भी लिखा है एडिडास। वो लड़ रहे हैं घर वालों से, देख अंदर की जीप के नीचे भी लिखा है एडिडास, देख एडिडास का जो नंबर हैगा। तो घर वाले ने कहा यार ये 3-3 प्रमाण दे रहा है, तो वास्तव में ये एडिडास ही है। तो उसका इंटेंशन कैसा है कि तुमको प्रवंचना करनी है। प्रवंचना काहे के लिए कर रहा है? तुम्हारे साथ छल करना चाहता है, या कपट करना चाहता है, झूठ बोल रहा है, वो भ्रम पैदा कर रहा है, या यह संभाव जानते हुए करता है। या तो इंटेंशन है या नॉलेज है। नॉलेज भी पूरी नॉलेज नहीं है, नॉलेज की संभावना मात्र ही पर्याप्त है। उनने क्या लिखा है? यह संभाव्य जानते हुए करता है। तो इस बात की इसको संभावना है
कि जिस चीज का उसको ज्ञान है, जानकारी है, वो ज्ञान या जानकारी क्या करने जा रही है। अब आगे पढ़ना कि एतद द्वारा का मतलब क्या है, उसने जो कार्य किया है, कौन सा कार्य, एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बनाया, उस सदृश से क्या कर देगा वो, या तो उसका इंटेंशन है या नॉलेज है। कि एतद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, फ्यूचर टेंस लग गया भैया, जाएगी, आज बनाया है, कल वो कुछ करने वाला है, क्या करने वाला है, सामने वाले को प्रवंचना कारित करने वाला है। कि मैंने आज पोको को 100 को बना दिया है, इस 100 को कल मैं बेच दूंगा, हो गया, प्रवंचना की जाएगी, आगे की बातें कर रहा हूं मैं। वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। कौन करता है कूटकरण, जो ऐसे इंटेंशन से या ऐसी नॉलेज से पोको को 100 को बनाता है। हो गया क्लियर, कोई डाउट है, ठीक है। तुम जितने प्रश्न पूछ सकते हो उतने सारे प्रश्नों को मैं खुद ही पूछ लूंगा और तुमको खुद उत्तर दे दूंगा। कि पढ़ने का मजा तो तब है जब प्रश्न ही खत्म हो जाए, क्योंकि प्रश्न जिंदा रह गए तो वो डाउट जिंदा रह जाएगा। पूछो। अरे यार इतना सरल सरल समझा दिया फिर भी डाउट रह गया, पूछो पूछो। मैं सर बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो लॉ बनाया है इन लोगों ने, ठीक है, आप ही कह रहे थे कि लॉ इनने बनाया, तो मैं सर बस इतना पूछना चाहता हूँ कि कंडीशन में इनने इतनी कंडीशन क्यों डाली। इनने कंडीशन इसलिए डाली क्योंकि उनको पता था कि तुम जड़ बुद्धि हो, समझ गए। जड़ का मतलब होता है 3 तरह के लोग होते हैं, एक मूर्ख, एक अज्ञानी, एक जड़। उनने कोशिश करी है कि जड़ को भी समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा होता है अज्ञानी। अज्ञानी किसे कहते हैं, जिसमें आधा ज्ञान होता है आधा अंधेरा होता है। तो भगवान भी अज्ञानी को नहीं समझा पाए, तो वो कह रहे हैं कि हम जड़ को समझा देंगे, मूर्ख को भी समझा देंगे, अज्ञानी को नहीं समझा पाएंगे। तो आधा ज्ञान जो लेके आया वो बड़ा खतरनाक होता है, या तो पूरा खाली कर, या तो मैं नए सिरे से भर दूं, ठीक है। तो उनने इतने सरल भाषा में चीजों को बताया कि तुम तक सारी चीजें क्लियर हो जाओ। फिर भी अगर तुम कह रहे हो कि सर हमको लॉ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कूटकरण समझ में नहीं आता, तो और भैया क्या कर दे ज्यादा से ज्यादा। उसने तो पूरी ताकत झोंक दी कि एक सामान्य चित्त के व्यक्ति को सारी चीजें समझ में आ जाए। अब मुझे जो समझ में नहीं आती, बुरा मत मानना, मैं तो पढ़ाने बैठा हूं, तो मैं पढ़ाने बैठा हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मेरे पढ़ाने की आवश्यकता क्या थी। मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, तुम लोग मुझसे पढ़ने आए हो, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें ऐसा कठिन क्या था जो तुम मुझसे ये चीज पढ़ रहे हो। क्या था कठिन, मुझे तो कुछ कठिन नहीं लगता, ठीक है। मैं तुमको कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं तुमको हिंदी बता रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। इतने साफ शब्दों में तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुमको कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं तुमको हिंदी पढ़ना और बोलना सिखा रहा हूं। इससे ज्यादा मैं इस कानून को कुछ नहीं मानता, ठीक है। इतना सरल है ये। अब बस सरल क्यों नहीं लगा तुम्हें, तुमने उसको इस सरलता से देखा ही नहीं कभी। इतनी मासूमियत से पढ़ते और इसी मासूमियत से जानते तो सारी चीजें पड़ी हो जाती। तुमने अपने दिमाग में ये मान लिया कि आईपीसी बहुत कठिन है, इतनी मोटी है, इतनी धारा है, तुम वैसे ही घबरा गए, और वो बेचारा तुम्हें देख के और घबरा गया लिखने वाला ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत आसान है, आसानी से समझी जाती हैं और हर व्यक्ति समझ सकता है। और मेरी दृष्टि में कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई वीक नहीं होता, कोई गधा नहीं होता, सब बराबर है, अपन सब एक लेवल पे, ठीक है। बस नजरिया नहीं है पढ़ने का, नजरिया मैं तुमको दे दूंगा। अब यहां तक हो गया क्लियर। स्पष्टीकरण 1 लो, उनको मालूम थी कि तुम्हें कूटकरण टफ लगेगी, उनने स्पष्टीकरण सबके लिए नहीं दिए। वे समझ जाते हैं कि तुमको टफ लगेगी, उसके पीछे स्पष्टीकरण जोड़ देते हैं, और उनको लगा नहीं अभी भी टफ लगेगी तो एक इलस्ट्रेशन और टपका देंगे पीछे से, उनने कहीं इनको और आसान कर दो, तो स्पष्टीकरण 1 दे दिया उनने। इनने कही नहीं ये मोड़ा मोड़ी गधा है,
एक स्पष्टीकरण में नहीं समझेंगे भैया, 2 दे दो, उनने 2 दे दिए यहाँ। ठीक है, अब समझ लेना। स्पष्टीकरण एक क्या कह रहा है, कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक को देसी भाषा में ले जाए अपन तो जरूरी नहीं है। कूटकरण के लिए क्या जरूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी बनी हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो, तो कितनी पर्याप्त है, जितनी से प्रवंचना हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल एक जैसी चीजें बन जाए, ऐसी बन जाए कि प्रवंचना होने लायक हो, तो बिल्कुल एक जैसा सदृश होना जरूरी नहीं है। हो गया क्लियर? नहीं तो तुम कहने लगते कि सर दे थोड़ा तो अंतर है, पोको और सोको में एस का अंतर हो गया, पी लगी है, उनने कहीं पी हो जाए चाहे एस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तुम भ्रमित तो हो गए ना, खरीद लाए ना मोबाइल, पैसे तो लग गए ना, तो हो गया कूटकरण, FIR करा देना, हो जाएगी। हो गया क्लियर? स्पष्टीकरण 2, हाँ तो तुम्हें प्रवंचना होनी चाहिए, और ये कह रहे हैं कि ठीक वैसी हो, बिल्कुल हुबलू कॉपी जरूरी नहीं है, लेकिन इतनी कॉपी होना जरूरी है। तुम ये मत कहने लगना कि मुझे है ना प्रवंचना हुई है अकेले की, तुम्हें नहीं औरों को भी हो रही हो देख के, नहीं तुम अपनी बताने लगे। ठीक है, तो तुम अपनी अकेले की बात मत करना, ये सामान्य बातें कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हें सूर्य चंद्रा की तरह दिखता हो, लेकिन बाकी को तो सूर्य सूर्य दिखता है। ठीक है, हो गया क्लियर? ये मत कहने लगना साहब मुझे तो सूर्य चंद्रमा दिखता है, तो भैया तुम नंबर बढ़ा लो आंगन का। हमें तो चंद्रमा ही दिख रहा है। हो गया क्लियर? स्पष्टीकरण 2, अब दूसरा स्पष्टीकरण और आ गया, तो उनने ये कह दी कि भैया ये तो है निराट मूर्ख, इनको एक स्पष्टीकरण से काम नहीं चलने वाला, 2 दिए देते हैं। तो दूसरा देख लेते हैं ये क्या कहना है। जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे, उसने क्या कर दिया, बना दिया भाई, एक चीज को दूसरी जैसी बना दी। और सादृश्य ऐसा है कि तद्दत द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, प्रवंचना होने की संभावना ही बहुत है, कि जिसने एक चीज को दूसरी की तरह बनाया है और अपन को लग रहा है कि ये इसने बनाया किस इंटेंशन से है कि किसी को प्रवंचना हो सकती हो, भला ही अभी हुई ना हो, अभी हुई नहीं है तो आगे की बात कर रहे हैं, हो सकती हो। तो जब तक कि तत्प्रतिकूल यानी इसके विपरीत साबित ना कर दिए जाए, यह उपधारणा की जाएगी, यह प्रजम्पशन लग गई कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बना रहा है, उसका इंटेंशन उस सदस्य द्वारा प्रवंचना करने का था। तो अब तुम ये कह दो कि साहब मैंने पोको को सोको बनाया, लेकिन मेरा इंटेंशन तो नहीं था, मैं किसी को प्रवंचना करना नहीं चाहता, तो ये कोई बचाव नहीं है भैया। अगर तूने पोको को सोको बनाया है तो इसका मतलब तू पोको की जगह सोको बेचने वाला। ठीक है, भले ही अभी किसी को प्रवंचना हुई हो, तो ये क्या है, तैयारी है, तैयारी भी दंडनीय हो जाएगी भैया, तैयारी मात्र दंडनीय हो जाएगी कि पोको को सोको बनाया है। हो गया क्लियर? क्योंकि तुम कहोगे कि अभी तो ऑफेंस घटित हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऑफेंस घटित होने के लिए क्या जरूरी है, प्रवंचना होना जरूरी है, तो ये प्रवंचना की तैयारी मात्र भी इसमें आ जाएगी, तो उसको भी क्या मानेंगे कि इस व्यक्ति ने कूटकरण किया। हो गया क्लियर? या वह संभाव्य जानता था कि तद्दत द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वो ये इस बात को जानता था कि जिसने एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बनाया है उससे वो प्रवंचना का अपराध घटित करेगा। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि क्या कूटकरण की तैयारी हो सकती है, तो बोलना हो सकती है। क्या दंडित पनिशेबल हो जाएगी, तो हो जाएगी, अभी तक तो हो जाएगी, अभी तक पड़ा है, और आगे जाके हो सकता है जाके लिए कोई धारा में दंड ही ना हो, वो आगे की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन यहीं तक पढ़ रहे हैं कि उनने क्या कह दी, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो अभी हम संदर्भ तक की बातें कर रहे हैं। हो गया क्लियर? अब यहां से आगे की क्लास अपन करेंगे कल चालू, अपन टाइम रखेंगे इसका लगभग 4:30 बजे। ठीक है, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि है ना बैरक लेके आए, बैरक नहीं होता IPC की किताब ले आना, और नहीं भी ला पाए जैसे कुछ अपने सहपाठी तो पास पास बैठ जाना एक एक किताब लेके, क्योंकि देखो पढ़े अपने पास पर्याप्त समय देखो ADPO के एग्जाम के लिए, अभी सिविल जज के एग्जाम की तो अभी वैकेंसी नहीं आई,
और मैं ये कह रहा हूँ कि भले ही मुझे मेरी क्लास खत्म होने में समय ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा जाऊं कि तुम लोगों को आगे ना पढ़ना पड़े किसी से। ये हमारी अंतिम क्लास हो, अंतिम तैयारी हो। तो जब तैयारी अंतिम होगी तो परिणाम भी अंतिम ही आएंगे, इस बात से निश्चित रहो। क्योंकि मैंने जब कोचिंग चालू की थी तो मेरे पास 22 स्टूडेंट थे, और अभी भी पुराने पेपर उठा के देखना 22 के 22 सिलेक्ट हुए थे, जिनमें मैं भी एक टीचर था। और मेरे नंबर जो थे वो सबसे अच्छे नंबर थे पूरे मध्य प्रदेश में। जो इंटरव्यू में कम नंबर दिए दो पेपर हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। पहले एग्जाम में 150 क्वेश्चन आए थे मेरे, 150 के 150 सही थे। 15 मिनट बाद मैंने एग्जामिनर से बोल दिया था कि भैया ना बाहर घूमे आने यार, गर्मी लग रही है जाऊं। दूसरे में भी 8 क्वेश्चन गलत हुए थे, उनमें से 8 में से 6 तो उनने पीएससी ने कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो मजा तो तब है पढ़ने का कि हम सिलेक्शन लेने तो जा ही नहीं रहे, हम तो टॉप करने आए भैया। इस उद्देश्य के साथ अपन पढ़ेंगे, और अपन ऐसा पढ़ेंगे कि आईपीसी, तुम किसी भी कोचिंग पे जाके बोल दोगे सर आईपीसी मत पढ़ाना, आईपीसी तो आती है, आगे की बात कर लो, तो जाके पैसा कम कर दो। ठीक है, अब कल से पढ़ेंगे अपन।